श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24 प्लस न्यूज़ के खास विशेष मनमोहक अच्छा इंसान बनाने वाला, नए नए टिप्स लेने वाला, हमारी जीवन शैली को अच्छा करने वाला, स्वास्थ्य को अच्छा करने वाला, एक अच्छा इंसान बनाने के साथ साथ अच्छा विश्व बनाने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान का अर्थ होता है पुनर्जागरण, अवनति से उन्नति की ओर बढ़ना, गिर कर के ऊपर की ओर बढ़ना, अपना विकास करना, एक अच्छा इंसान बनना। इस पुनरुत्थान कार्यक्रम में प्रतिदिन हम नए नए विषयों के साथ प्रवेश होते हैं। तो आज जो हमारा विषय है एक ज्वलंत समस्या की तरफ इशारा करता है। तो आज का हमारा विषय है ज्वलंत समस्या, प्रदूषण। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज चारों तरफ एक ही बात का विचार विमर्श हो रहा है कि पूरा वायुमंडल प्रदूषित हो गया है। इसके लिए वैज्ञानिक, शिक्षाविद, सरकार, जनता, हर व्यक्ति भयभीत है और हर व्यक्ति जो है तनाव के अंदर है। और ये कहा जा रहा है कि जो हमारे पृथ्वी के ऊपर सूर्य की जो किरणें आती है वो पराबैंगनी किरणें होती है, उसको रोकने वाली ओजोन छतरी होती है। ओजोन को कहते हैं O3, यानी वो वायु जो हमारी जो ऑक्सीजन होती है उससे भी और ज्यादा स्वच्छ ऑक्सीजन O3 होती है। O2 होता ऑक्सीजन होता है, ये O3 है, वो पराबैंगनी किरणों को रोकती है। लेकिन अब प्रदूषण होने के कारण वायुमंडल के अंदर बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने के कारण में O3 प्रदूषित हो गई है और हमारी जो है वो जो ओजोन छतरी के अंदर छेद हो गया है, उस छेद में से पराबैंगनी किरणें आनी प्रारंभ हो गई है। और उसका प्रभाव ये है कि बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब होता है, व्यक्ति लूले लंगड़े जन्म लेते हैं, यानी अप्राकृतिक चीजें होने लगती है। इसके लिए बहुत चिंता है। दूसरी तरफ वैज्ञानिक लोग ये कह रहे हैं कि 2 महायुद्ध लड़े गए, वो साम्राज्य के लिए लड़ा गया, लेकिन जो तीसरा युद्ध है वो पानी के लिए लड़ा जाएगा। इसका अर्थ यह है कि हम पानी का इतना जो वेस्ट कर रहे हैं, पानी को इतना बुरी तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं कि हमारी जो धरा के अंदर जो पानी का स्रोत है वह सूखता जा रहा है। और आज देखिए दिल्ली जैसा शहर, उसके अंदर सांस लेना भारी हो गया है। दिल्ली की बात नहीं, अब धीरे धीरे ये जो समय आने लग गया है कि अब पूरे सारे बड़े बड़े शहर है उसमें जीना दूभर हो जाएगा, उसके अंदर सांस लेना भारी हो जाएगा। दिल्ली शहर के अंदर प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ने के कारण सरकार को मजबूर होकर के एक दिन वाहनों की टर्न बाई टर्न करना पड़ा। एक दिन वाहन इस तरफ के चलेंगे, दूसरे दिन वाहन इस तरीके से चलेंगे, इस तरफ के चलेंगे, ताकि कि वायुमंडल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा नहीं छोड़ी जा। उधर देखिए कारखाने कितने बढ़ रहे हैं, वो धुआं जो है, चिमनी है, उगलती जा रही है, उससे हमारा सारा वायुमंडल है प्रदूषित हो गया है। जल प्रदूषित हो गया है, पृथ्वी प्रदूषित हो गई है, आकाश प्रदूषित जो है प्रदूषित हो गया है। हमारा जो हमारा ये पर्यावरण है वो 5 बेसिक एलिमेंट से बना हुआ है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और आज ये स्थिति बन गई है कि ये पांचों ही हमारे बेसिक एलिमेंट्स, मूलभूत पंच महातत्व जो है, ये सारे दूषित हो रहे हैं। इन 5 भूतों के द्वारा हर जीव व्यक्ति जन्म लेता है और 5 भूतों से उसको पोषित होता है और 5 भूतों के अंदर विलीन होता है। तो ऐसी स्थिति है जब बेसिक 5 एलिमेंट्स ही प्रदूषित हो गए हैं तो अब हम क्या करेंगे, हमारा जीवन कैसे जो है वो चलेगा। तो अब हम थोड़ा ध्यान देवें कि ये सारा जो असंतुलन होने का सबसे बड़ा कारण क्या है। देखिए इस चराचर जगत में 84 लाख जीव योनि में मनुष्य तो केवल एक योनि है और उसके बाद में जो 83 लाख योनियां दूसरी है, वो योनियां इतना प्रदूषण नहीं फैला रही है, वो लिमिटेड प्रदूषण फैला रही है। लेकिन प्रदूषण के साथ साथ में वो प्रदूषण का वो वायुमंडल का शोधन भी कर रही है। जैसे कि जो पेड़ पौधे हैं वो हमारे बहुत सहयोगी है,
पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निगलते हैं। उनका भोजन कार्बन डाइऑक्साइड है और छोड़ते हैं हमारे लिए प्राणवायु, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। हमारे कितने उपयोगी है। अगर इस जो है चराचर जगत के अंदर पेड़ पौधे नहीं हो तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी। आज विज्ञान ने इतनी तरक्की की है, लेकिन विज्ञान ने ऑक्सीजन बनाने का कोई कारखाना नहीं बनाया है। बोटलिंग हो सकती है, लेकिन ऑक्सीजन का निर्माण करने का कारखाना हमारी अब जो है साइंस जो है नहीं बना पाई है, और वो बना भी नहीं पाएगी। क्यों? ऑक्सीजन का जो ओरिजिनेशन है, ऑक्सीजन पैदा होने का स्रोत है, वो हमारे पेड़ पौधे हैं। और आज जंगल की कटाई हो रही है, पेड़ों को काटा जा रहा है। इस कारण से जो है हमारा वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन की कमी आने लग गई है, और कार्बन डाइऑक्साइड वाहन के द्वारा और जो है वो हमारे बहुत से चिमनियों के द्वारा, इसको मनुष्यों के द्वारा इसको छोड़ा जा रहा है। इसीलिए सारा प्रदूषण बढ़ रहा है। अब देखिए इन सब का कारण क्या है। इस सब का कारण ये है कि मनुष्य के अंदर बहुत ज्यादा लोभ की प्रवृत्ति आ गई है। देखिए दो तरह की बातें होती है। एक तो नीड होती है, व्यक्ति का अपना शरीर है और अपना परिवार है, अपने माता पिता है, देश है, भाई है, और दूसरा उसके साथ कुटुंब है। तो वहां तक तो उसकी जो नीड है, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा, उसका भरण पोषण करना नीड है, ये जायज है। ये हर व्यक्ति को जो है वो करनी पड़ती है और करनी भी चाहिए। और इस अपनी नीड को पूरा करने के लिए 84 लाख जीवा योनियों के समस्त प्राणियों की नीड पूरा करने के लिए हमारी नेचर माँ, हमारी प्रकृति माँ, हमारा ये जो है सारा वायुमंडल, सारा कॉस्मॉस, सारा पर्यावरण में भरपूर जो है वो वस्तुएं पैदा करता है। कंदमूल है, पेड़ है, पौधे हैं, फल है, फ्रूट है, सब्जियां हैं, और जो खाद्यान्न है इत्यादि वगैरह है। लेकिन अब हुआ क्या है कि आदमी में ग्रीड बहुत बढ़ गई है। आदमी लालची हो गया है, आदमी स्वार्थी हो गया है। उस लालच के कारण जो है उसने वो पृथ्वी का दोहन चालू किया, पृथ्वी के अंदर गहराई में जाकर के संगमरमर निकालना चालू किया, लाइमस्टोन चालू किया, सोना हीरे पन्ने माणक मोती, जितना पृथ्वी की जो गर्भ के अंदर छिपे हुए बहुमूल्य जो धातु है उनको गहन जो खोद करके जो है उनको निकालना चालू किया। और भी गहरे जावें उसके अंदर पेट्रोल निकालना चालू किया, क्रूड ऑयल निकालना चालू किया। उससे क्या हो गया कि हमारी पृथ्वी के अंदर असंतुलन पैदा हो गया, पृथ्वी दूषित हो गई। उसकी दूषित होने के कारण से जो है ये प्रदूषण फैल गया। और जल को देखिए कि आज व्यक्ति जो है इतना लोभ के अंदर, धन कमाने के अंदर इतना अंधा हो गया है कि उसने बहुत बड़े बड़े प्रोसेसिंग हाउस बनाए जिसमें कई तरह के ऐसे केमिकल्स छोड़ दिए जाते हैं कि उसके अंदर इसका स्पर्श होते हुए कीट मात्र जो है नष्ट हो जाते हैं, चारों तरफ बदबू फैलती है। और जिस धरा के ऊपर जो है वो प्रदूषित पानी फैलता है वह बंजर हो जाती है, उसका उपजाऊपन समाप्त हो जाता है और चारों तरफ दूषित गंदी गंध फैलती रहती है, क्योंकि बहुत बड़े केमिकल से बहुत सी गैसें उसके अंदर छूट जाती है। वायुमंडल को देखिए, इतने वाहन चलते हैं। मनुष्य जितना स्थान इस धरा पर घेरता है उससे 10 गुना वाहन घेरता। फोर सीटर जो मान लो बाइसिकल है तो वो 5 गुना स्थान घेरती है, और जो 4 व्हीलर है 10 गुना स्थान घेरती है। चलिए, स्थान घेरना एक बात हो गई है, लेकिन उससे निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड जो है उससे हमारा वायुमंडल कितना दूषित हो रहा है। इन चमनियों से निकलने वाला वायुमंडल तो हमारी हवा दूषित हो गई है, पानी दूषित हो गया, पृथ्वी दूषित हो गई, हवा दूषित हो गया और आकाश दूषित हो गया। तो भाई और बहनों, पृथ्वी, जल, अग्नि भी दूषित हो गई। देखिए कि जो हमारी शुद्ध अग्नि है जिससे कि भोजन पकाया जाता है, उस भोजन पकाने की अग्नि के अंदर इस तरीके से केमिकल्स डाल दिए जाते हैं, ऐसे ऐसे केमिकल्स जला दिए जाते हैं कि वह अग्नि भी आज दूषित हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे? ये मनुष्य जाति और चराचर जगत जो है जिससे कि पोषण हो रहा है, ये किस तरीके से जीवित रहेगा? क्योंकि इसके आधार पर इनका जीवन है। तो आज चारों तरफ हाहाकार मच रहा है। वैज्ञानिक लोग, शिक्षाविद लोग, सरकार लोग जो है वो चिंता कर रहे हैं, बड़े बड़े सेमिनार कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और दूसरा क्या है कि वर्कशॉप लगा रहे हैं और चिंतन किया जा रहा है इसको कैसे रोका जाए।
भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, इसको रोकने की जो शक्ति है, ताकत है, वो मनुष्य के पास के अंदर है। और ये तभी रोका जाएगा कि व्यक्ति को संयम करना पड़ेगा। संयम खलु जीवनम, संयम ही जीवन है। हमारे पुराने जमाने के अंदर हमारे बाप दादा और हमारे पूर्वज जो है कितने संयमित हुआ करते थे। वो पैदल चला करते थे और वो जो है वो जंगल के अंदर जाकर के निपटने के लिए जाया करते थे और उसके साथ साथ के अंदर हर कार्य वो प्रकृति किया करते थे और ज़्यादा से ज़्यादा पैदल चलते थे, वाहनों का उपयोग नहीं करते थे और उनके कारोबार इतने सीमित होते थे कि जिससे उनका परिवार का भरण पोषण हो जाता था। उनके संतोष था, इतनी लोभ की प्रवृत्ति नहीं थी। हमें सबसे पहले मनुष्य की इस लोभ की प्रवृत्ति को रोकना पड़ेगा। और व्यक्ति ने जितनी अपनी आवश्यकताएं बढ़ा दी है, आज का युग कंज्यूमरिज्म का युग कहा जाता है कि खूब प्रोडक्शन बढ़ाओ और खूब अपनी आवश्यकताओं को बढ़ाओ। उससे क्या हो गया, प्रतिस्पर्धा हो गई। आदमी 24 घंटे उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के अंदर लगा रहता है और वह कभी भी अपने जीवन के विकास के बारे में भीतरी जगत, जो अध्यात्म का जगत है, जो ईश्वर का जगत है, जो आत्मा का जगत है, उसके लिए समय नहीं निकाल पाता है। मात्र जो सेंसुअल प्लेजर्स, जो इंद्रियों का सुख है, उसको ही भोग रहा है। क्योंकि भौतिक पदार्थों के अंदर जो है वो शांति नहीं है, सुख नहीं है। भौतिक पदार्थ साधन है। इन भौतिक पदार्थों की आवश्यकताओं को न्यून करना जो है, यही इस प्रदूषण निवारण का बहुत बड़ा सॉल्यूशन है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, हम काफ़ी समय से विचार विमर्श करते करते बहुत गहरे चले गए थे। अब थोड़ी ब्रेक की आवश्यकता महसूस कर रहे हैं। थोड़े समय का ब्रेक ले, ब्रेक के बाद पुनः आ जाए। भाई और बहनों, थोड़े समय का हमने ब्रेक लिया और अब ब्रेक के बाद तरोताजा महसूस कर रहे हैं। तो पुनः हमारा निर्धारित विषय है, उस विषय के ऊपर हम विश्लेषण प्रारंभ कर रहे हैं। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज मैं इस एपिसोड के माध्यम से कहना चाहूंगा हर वर्ग के लोगों को कि अपनी आवश्यकताओं को सीमित करो। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग का फॉर्मूला रखो। व्यक्ति ज्यादा ज्यादा प्राकृतिक बने, वह प्रकृति के करीब रहे, वह सुबह शाम घूमने के लिए निकले और वाहनों का कम से कम उपयोग किया जाए। व्यक्ति अधिक से पैदल चला जाए। पानी का जो है अधिक दोहन न किया जाए। अगर हमारे को 5 किलो पानी की आवश्यकता होती है तो हम उतना उपयोग करें, नल को खुला नहीं रखें। या 1 बाल्टी स्नान करने के लिए आवश्यकता होए तो 10 बाल्टी हम उसका उपयोग करते हैं। जितना पानी का अतिरिक्त भोग है, इसको रोकना पड़ेगा। और उसके साथ साथ के अंदर हमारी पृथ्वी को जो हम गहराई खदानों के माध्यम से खोद रहे हैं, जंगलों की कटाई कर रहे हैं, कई प्रजातियां जो है पेड़ पौधों की गायब हो गई है, उनको काटा जा रहा है, उनको बेचा जा रहा है। लोभ की पूर्ति करने के लिए इसको रोका जाना चाहिए, बल्कि उसके विरुद्ध हर मनुष्य को संकल्प लेना चाहिए कि मैं कम से कम जो है अपने जीवन के अंदर एक पेड़ लगाऊंगा। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हम 125 करोड़ लोग हैं। अगर ये चिंतन कर लें कि वर्षा ऋतु के अंदर हम जो हर एक व्यक्ति एक पौधा लगाएगा, हर सदस्य एक पौधा अपने घर के पास लगाएगा, अपने उद्यान के अंदर लगाएगा, अपने खेत के अंदर लगाएगा, तो 125 करोड़ पौधे जो है लग जाते हैं और वो एक हमारी जो है वो प्राण वायु ऑक्सीजन का जो है बहुत बड़ा जो कारखाना खुल जाता है। उसी तरीके से हर व्यक्ति ये सोचे कि नहीं, मुझे आवश्यकता है उतना मैं पानी का उपयोग करूंगा, तो कितना पानी का बचाव हो जाएगा। हमें भीतर से पृथ्वी के अंदर जो अजस्र स्रोत है पानी का, वह उस पानी का दुरुपयोग नहीं होगा और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए हम इस पृथ्वी का जो स्रोत है उसके अंदर पानी को छोड़ेंगे, ताकि आने वाली पीढ़ी भी इसका अच्छी तरह से उपयोग कर सके और अपना जीवन यापन कर सके। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हम जो है प्रदूषण की समस्या के निवारण के लिए संकल्पबद्ध हो जावें कि हमारी दिनचर्या को हम प्राकृतिक बनाएंगे और लोभ की प्रवृत्ति को न्यून करेंगे, संतोष को ज्यादा से ज्यादा हम प्राप्त करेंगे और श्रमजीवी बनेंगे। सबसे बड़ी एक समस्या ये आजकल ये हो गई है कि लोग श्रम नहीं करना चाहते हैं। 1 किलोमीटर भी जाना होगा, मोटरसाइकिल चाहिए, कार चाहिए, उससे जाते हैं। उससे हमारा शरीर जो है वह भी कमजोर हो जाता है, क्योंकि शरीर से श्रम नहीं कराया जाता है तो शरीर ये बैठे बैठे मोटापा बढ़ने लग जाता है, कई तरह की बीमारियां भी होती है। तो
तो शरीर को श्रमजीवी बनाने से हमारा शरीर स्वस्थ होता है और साथ साथ में पर्यावरण की रक्षा होती है। दूसरी बात यह है कि पुराने समय के अंदर जितने भी हमारी ये पर्यावरण के अंग थे, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, पेड़ पौधे, इन सब की पूजा की जाती थी। भारतीय संस्कृति के अंदर आज भी पीपल के पेड़ को पूजा जाता है। पूजे जाने का चाहे ईश्वर के रूप में पूजा जाता हो, लेकिन वैज्ञानिक स्वरूप देखें तो पीपल का पेड़ ऐसा है जो 24 घंटे हमें जो है ऑक्सीजन देता है। वो हमारा परम सहयोगी है, इसलिए हम पूजा करते हैं। हम नदियों को पूजा जाता है, पहाड़ों को पूजा जाता था, और दूसरा क्या है, अग्नि देवता हुआ करते हैं और जल देवता हुआ करते हैं, उन सबकी पूजा की जाती थी। पूजा करने का अर्थ ये होता है कि हम संकल्पबद्ध होते हैं कि उनका दुरुपयोग नहीं करेंगे और उनके साथ के अंदर किसी तरह की जो है वो गलत उसको उपयोग नहीं करेंगे। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज हमें इसके बारे में गहराई से सोचना है और हमारी आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित करने के लिए हमें पर्यावरण को बचाना पड़ेगा, इको फ्रेंडली होना पड़ेगा। और इको फ्रेंडली होने के लिए हमें हर व्यक्ति को ये संकल्प लेना होगा कि हम अपने आवश्यकताओं, जीवन की आवश्यकताओं को हम कम करेंगे और हमारे लोभ को जो है हम कम करेंगे। अब देखिए, पर्यावरण की हमने इतनी बात की, एक प्रदूषण, एक अलग तरह के प्रदूषण की और बात करता हूं कि आज वैचारिक प्रदूषण बहुत ज्यादा फैल गया है। और वो वैचारिक प्रदूषण जो फैलाता है वो इंसान फैलाता है। क्या दूसरे प्राणी ऐसे हैं कि उनका मस्तिष्क विकसित नहीं है, उनका दिमाग विकसित न होने के कारण वो ज़्यादा सोच नहीं पाते हैं, लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है कि वह बुद्धि है, अगर उसका सदुपयोग कर लेता है तो वह बुद्धि जो है परोपकार के अंदर लग जाती है, और व्यक्ति उसका दुरुपयोग करने लग जाता है तो वो बुद्धि जो है वो दुष्कृत करने लग जाती है, और उस कारण से वैचारिक प्रदूषण बढ़ता है। वैचारिक प्रदूषण से क्या होता है कि हमारी नेगेटिविटी बढ़ती है और हमारे जो भीतर जो है नकारात्मक भाव आते हैं, और जिस व्यक्ति के अंदर नकारात्मक भाव होते हैं वो व्यक्ति वो एक राक्षस का रूप ले लेता है। प्रारंभ के अंदर नकारात्मक भाव जब व्यक्ति के अंदर भरे जाते हैं तो वो भर करके धीरे धीरे जब बढ़ते हैं तो उसका जो कहना चाहिए प्रभाव है वह भी वायुमंडल के ऊपर, वो हमारे जो है वो इस कॉस्मॉस के अंदर पड़ता है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं आपको एक वैचारिक प्रदूषण का जो है आपको एक सटीक उदाहरण देना चाहता हूं कि एक राजा ने यह जो है वो एक घोषणा करवाई कि हमें जो है शिवरात्रि आ रही है और शिव जी का बड़े पैमाने के ऊपर जो है हमें अभिषेक करना है, इसीलिए हमारे गांव का जो है तालाब है उसको जो है एकदम साफ करवा दिया गया है। उसके अंदर जो है हम दूध को इकट्ठा करेंगे, हर व्यक्ति एक लोटा जो है वो दूध उसके अंदर डालेगा, और ये जो कार्य जो किया गया ये पूनम की रात्रि की चांदनी के अंदर शीतल जो है वायुमंडल के अंदर ये काम प्रारंभ किया। आप देखिए कि पहला व्यक्ति था जो कि वरिष्ठ नागरिक था और वो माना हुआ व्यक्ति था, उसने इस कार्य को प्रारंभ किया तो उसके मन के अंदर एक वैचारिक प्रदूषण आया। अगर मैं एक लोटा दूध की जगह एक लोटा पानी डाल देता हूं तो क्या फर्क पड़ेगा, हजारों लोग जो है, लाखों लोग जो है वो दूध डालने वाले हैं, मेरे एक लोटे पानी डालने से क्या फर्क पड़ेगा। उस वैचारिक प्रदूषण का, उस बुरी भावना का, उस नेगेटिविटी का प्रभाव ये पड़ा कि दूसरा तीसरा व्यक्ति आया, वो प्रभावित होता गया और सभी जो है दूध की जगह जो है पानी डालने लगे। सुबह जब राजा ने देखा कि वो तालाब पानी से लबालब भरा हुआ है, ये वैचारिक प्रदूषण का कारण है। और देखिए, व्यक्ति के अंदर ओरा होता है, आभा मंडल होता है, व्यक्ति जैसा भी अच्छा या बुरा चिंतन करता है उसके अनुरूप जो है उस जो आभा मंडल का जो चित्र भी आजकल कर्लियन फोटोग्राफी के माध्यम से लिए जाते हैं, और उस चित्रों के माध्यम से ये बताया जा सकता है कि आदमी अभी ईर्ष्या के भाव कर रहा है, कि क्रोध का कर रहा है, अहंकार का कर रहा है, मोह का भाव कर रहा है। उससे उसके कर्लियन फोटोग्राफी के उस फोटो के कलर के माध्यम से जो है वो
विश्लेषण किया जाता है और पॉजिटिव थिंकिंग वाला व्यक्ति होता है, वो सबका भला सोचता है, परोपकार सोचता है, अपना हित चिंतन करता है, मानव मात्र का हित चिंतन करता है, वो अहिंसा की बात सोचता है, प्रेम की, मैत्री की, करुणा की और प्रमोद की बात सोचता है, उसका ओरा मंडल बहुत स्वच्छ होता है। क्या आपने कभी महसूस किया कि बड़े बड़े हमारे संत महात्मा आचार्य ऋषि लोग जो हैं, उनके पास हम सत्संग करने जाते हैं, हमको सुकून मिलता है, हमको शांति मिलती है और हमको एक संदेश मिलता है कि हमें भी जीवन जो है वो अच्छा बनाना है। वहाँ से हम कुछ लेकर के जाते हैं, क्योंकि उनका ओरा आभा मंडल है बहुत शुद्ध होता है, और शुद्ध इसलिए होता है कि वो हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं, उनके भाव विधायक होते हैं। तो भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, जो बाहरी 5 तत्वों की प्रदूषण की मैंने जो बात करी, उससे भी एक बड़ा भयंकर प्रदूषण है। ये वैचारिक प्रदूषण भी इसी वायुमंडल के अंदर फैल रहा है, उसको भी रोका जाना चाहिए। उसको रोकने के लिए हमारी पुरानी जो गुरुकुल प्रणाली थी, हमारा जो पुराना सिस्टम था, उस सिस्टम को वापस लाना पड़ेगा। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता। पुनरुत्थान कार्यक्रम को आप बहुत पॉपुलर बना रहे हो, आप पुनरुत्थान कार्यक्रम की आत्मा हो, क्योंकि इसको आप देख रहे हो और अपने जीवन में धारण कर रहे हो। पुनरुत्थान कार्यक्रम का जो हमारा जो उद्देश्य है वो जगत कल्याण करने का है। जय जगत का उद्देश्य है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया, विश्व के समस्त प्राणियों को सुख मिले, शांति मिले, मोक्ष मिले। इसी क्रम में आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना, आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, प्रेममय हो, सुखमय हो और खूब आप शतायु दीर्घायु होकर के समाज की सेवा करें, परोपकार करें।